भीगे हुए आसमान के नीचे, धूप और बादलों की खामोश लड़ाई के बीच एक ऐसी सच्चाई छुपी होती है जो दिखने में छोटी लगती है, पर जख्म दे जाती है उम्र भर के लिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक मजबूर माँ की, जिसकी आंखों में बच्चों की ईद की चमक बसाने का सपना था, पर बदले में उसे जो मिला वो इंसानियत की सबसे स्याही तस्वीर थी। शहर के पुराने बाजार की संकरी गलियों में कदम रखते ही हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों की महक तैर रही थी। दुकानों के दरवाजों पर झूलते चमकीले सूट, छोटी छोटी चूड़ियों की खनक, बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ जैसे ईद की खुशियों को आवाज दे रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कान ओढ़कर भी दर्द छुपा रहा था। आफिया, दोनों हाथों में पुराने कपड़ों से भरा एक थैला, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी। उसके 3 बच्चे थे, हमजा, नूरा और सबसे छोटी आयशा। तीनों कई दिनों से अपनी माँ से कह रहे थे, अम्मी, इस बार ईद पर नए कपड़े पहनेंगे ना? वो हर बार मुस्कुरा कर कहती, जरूर मेरी जान, बस 2 दिन और सब ठीक हो जाएगा। उसके पास पैसे पूरे नहीं थे, काम भी छिन चुका था, पर दिल में सिर्फ एक सपना था, अपने बच्चों को ईद वाले दिन खुश देखना। इसी उम्मीद ने उसे आज उस पुरानी दुकान तक खींचकर लाया था, जो सिर्फ किस्तों पर कपड़े देने के लिए मशहूर थी। दुकान का मालिक एक 65 साल का आदमी, शहाबुद्दीन, पूरे इलाके में एक चालाक, लालची और बेशर्म बूढ़ा माना जाता था। लोग कहते थे कि वो मजबूरी को व्यापार नहीं, शिकार समझता है। आफिया जानती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दुकान के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी सीलन और लोभ की गंध महसूस हुई। दीवारों पर टंगे कपड़े ऊपर से चमकते थे, मगर भीतर धूल और उदासी छुपाए बैठे थे। बूढ़े शहाबुद्दीन ने चश्मे के ऊपर से आफिया को देखा और होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। हाँ बहन, बोलो, कितनी किस्तें चाहिए? आफिया ने झिझकते हुए कहा, बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं, पैसे अभी पूरे नहीं हैं, मैं हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। शहाबुद्दीन कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, कागजात लाए? जमानत? कोई गवाह? आफिया ने धीमे से सिर हिलाया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस भरोसा है। वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग रास्ता बदल लेते। हमारी दुकान में भरोसा से कुछ नहीं चलता बहन, लेकिन जरूरत है तो इंतजाम हो सकता है। आफिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा इंतजाम? वो आगे झुककर बोला, तुम्हारे जैसे लोग तो बहुत आते हैं, पर कुछ लोग बदले में थोड़ी मदद भी कर देते हैं, समझ गई ना? ये सुनकर आफिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया, दिल कांप गया। उसकी आंखों में बच्चों के मासूम चेहरे तैर गए, उनकी ईद की खुशी, नए कपड़े पहनने का सपना। बूढ़ा फिर बोला, अगर किस्तों पर कपड़े चाहिए तो तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा, वरना मेरा वक्त मत खराब करो। उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि एक शिकार देखने वाली भूख थी। दुकान का छोटा कमरा अचानक आफिया को किसी अंधेरी गुफा जैसा लगा। बाहर बाजार में लोगों की चहल पहल थी, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोशी फैल गई जिसे तोड़ने का दिल नहीं करता था। आफिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, बस वही। बूढ़ा धीरे धीरे उठकर उसके और करीब आ गया। तो फिर फैसला तुम पर है। उसकी झुर्रियों भरी उंगलियां आफिया के हाथ को छूने के लिए बढ़ी ही थी कि बाहर से आयशा की नन्ही सी आवाज आई, अम्मी, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे नीला वाला चाहिए। आफिया का दिल जैसे टूटकर फिर से जुड़ गया। अपनी बेटी की आवाज ने उसकी हिम्मत में आग का काम किया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा, मेरी बेटी बाहर खड़ी है, शर्म करो तुम। बूढ़ा हंसा, तो क्या हुआ? इससे पहले भी कई औरतें आई हैं, सब मजबूरी में झुक ही जाती हैं। आफिया का गला जाम हो गया, उसके कानों में घंटियां बजने लगीं। दिल में डर भी था और गुस्सा भी।
लेकिन भीतर की एक माँ उठ खड़ी हुई, जिसे कोई डरा नहीं सकता। जो करना है कर लो, पर मैं इस तरह के कपड़े नहीं लूंगी। वो मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन बूढ़े ने उसकी कलाई पकड़ ली। ऐसे नहीं जा सकती। दुकान से कपड़े उठाकर दिखाई भी दिए हो, पहले हिसाब चुकाओ। आफिया घबरा गई। उसके पास सिर्फ 300 रुपए थे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, छोड़ दो मुझे। बूढ़े की पकड़ और कस गई। कुछ दो, वरना मैं चिल्लाकर कह दूंगा कि तुम चोरी कर रही थी। दुकान का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। लेकिन तभी बाहर से किसी भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से भीतर आ रहा हो। कौन आया था? क्या वो आफिया को बचा पाएगा, या बूढ़ा अपनी घिनौनी योजना में सफल हो जाएगा? भारी कदमों की वह आवाज जैसे दुकान के अंदर की हवा को चीरती हुई भीतर आई। आफिया की कलाई बूढ़े की पकड़ में थी। उसकी आंखों में डर और गुस्से का तूफान था। लेकिन अगले ही पल दरवाजा पूरी ताकत से खुला और एक ऊंची, ठोस आवाज गूंजी, हाथ छोड़ उसका। बूढ़ा चौंक कर पीछे पलटा और आफिया ने राहत की हल्की सांस ली। दरवाजे पर खड़ी थी नूरा का स्कूल टीचर कमर। मोटी फ्रेम वाला चश्मा, कंधों पर किताबों का बैग और चेहरे पर गुस्सा जिसकी वजह साफ थी। वो बच्चों के स्कूल के सामने ही रहती थी और अक्सर आफिया अपने बच्चों को वहीं से लेकर गुजरती थी। आज उसने तीनों बच्चों को उदास बैठे देखा तो बेचैनी में वो भी बाजार तक चली आई। कमर ने आगे बढ़कर बूढ़े की बाह झटक दी। शर्म नहीं आती? ये एक माँ है, कोई तुम्हारी मजबूरी का सामान नहीं। बूढ़ा गुस्से में आग बबूला हो गया। ये मेरा दुकान है, मैं जैसे चाहूं। कमर ने बिना उसे पूरा बोलने दिया कहा। इसीलिए तो ऐसे लोग मनमानी करते हैं, क्योंकि कोई बोलता नहीं। भीड़ धीरे धीरे दुकान के बाहर जमा होने लगी। बाजार में जब भी झगड़े की आवाज उठती, लोग कंधों पर सवाल लेकर खड़े हो जाते थे। आफिया एक कदम पीछे हटी, हाथ कांप रहे थे। आयशा दौड़कर उसकी टांगों से चिपट गई। अम्मी, आप ठीक हैं? उस मासूम आवाज ने उसका सब्र तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। कमर ने उसकी हालत देखी और नरमी से पूछा, आपने क्यों अकेले आने की कोशिश की? मुझे बुलाती, साथ आ जाते। आफिया ने धीमे से कहा। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बूढ़ा, जो अब भीड़ के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में था, चिल्लाया, ये सब झूठ है, मैं तो बस कागजात मांग रहा था। ये औरत खुद। भीड़ में से एक आदमी बोला, तू अपनी दुकान में औरतों को अकेला क्यों बुलाता है? दूसरा बोला, तेरी हरकतें हम मोहल्ले वाले जानते हैं, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं। शहाबुद्दीन ने महसूस किया कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। वो तुरंत बदल गया, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। अरे भाई, गलत समझ लिया तुम सबने, मैं तो बस। लेकिन तभी एक महिला बोली, ये वही है जिसने पिछले साल मेरी बहन को भी तंग किया था। भीड़ का माहौल एकदम बदल गया। लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। दुकान छोटा था, पर उसका सच बहुत बड़ा हो चुका था। इसी हलचल में कमर ने आफिया का हाथ थामा। चलो, बाहर चलते हैं। तुमने जो सहा है, वो तुम्हारी वजह से नहीं है। ये इस आदमी की गंदगी है। आफिया की आंखों से आंसू बहते रहे। उसका दिल कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि अपमान और उस बेबसी से जो अभी अभी उसने झेली थी। जब बाहर आई तो हवा में बाजार की वही खुशबू थी, लेकिन उसकी सांसों में अभी भी उस कमरे की घुटन अटकी हुई थी। नूरा और हमजा पास खड़े थे, घबराए हुए। अम्मी, क्या हुआ? वो अंकल आपको क्यों पकड़ रहे थे? आफिया उनके चेहरों की ओर देख भी नहीं पाई। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। कुछ नहीं, मेरे बच्चों, अब सब ठीक है। कमर ने बच्चों को अपने वस्त्र की छाव में खड़ा किया और धीमे से बोली, कपड़े मत लेना यहां से, मैं लेकर दूंगी तुम्हें, किस्तों पर नहीं, तोहफे में। आफिया ने झट से सिर हिला दिया। नहीं, नहीं।
मैं किसी पर बोझ नहीं। बोझ? कमर ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम अपने बच्चों को खुश करने के लिए लड़ रही हो। तुम बोझ नहीं, एक बहादुर माँ हो। मदद लेना कमजोरी नहीं है। उसके शब्द आफिया के टूटे मन पर मरहम की तरह पड़े। इसी बीच भीड़ और उग्र होती जा रही थी। बूढ़ा दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे ताने मार रहे थे, कुछ वीडियो भी बना रहे थे। बाजार में उसकी काली करतूतें फैल चुकी थीं। कमर ने कहा, अब जरूरत नहीं है यहां रुकने की। चलो, बच्चों के कपड़े बाजार की दूसरी दुकान से ले आते हैं। आफिया चौंकी। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए हैं। कमर मुस्कुराई। मैं हूं ना। आज बच्चों की ईद के कपड़े मेरे नाम पर। तुम बस उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर शुक्रिया कर देना। आफिया की आंखें भर आईं। आपने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चारों कपड़ों की दूसरी दुकान की ओर बढ़े। रास्ते में आयशा ने अपनी माँ का दुपट्टा खींचकर पूछा, अम्मी, वो बुरा अंकल आपको क्यों पकड़ रहा था? आफिया कुछ कह नहीं पाई। गला रूंध गया। लेकिन कमर झुककर बोली, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे भी होते हैं। तुम्हारी अम्मी बहुत बहादुर है, इसी वजह से वो यहाँ से सुरक्षित निकली है। आयशा मुस्कुराई। मेरी अम्मी दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। ये सुनकर आफिया की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। दूसरी दुकान में पहुंचकर कमर ने बच्चों से कहा, चलो, जो पसंद आए वो उठा लो। आज ईद पहले ही आ गई है। हमजा ने हरे रंग का कुर्ता चुना, नूरा ने गुलाबी फ्रोकर और आयशा को वही नीला वाला मिला जिसे वो पहले से देख रही थी। बच्चों के चेहरे खिल उठे। कपड़े पैक होते हुए देख आफिया ने महसूस किया कि मदद लेना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि अकेले लड़ते लड़ते इंसान थक भी जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती थी। कपड़े लेकर वे दुकान से बाहर निकले ही थे कि कमर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और चेहरा कठोर हो गया। ये पुलिस स्टेशन से कॉल है, उसने कहा। आफिया का दिल धड़क उठा। कमर ने फोन उठाया और कुछ पल तक ध्यान से सुना। फिर उसने गहरी सांस लेकर आफिया की ओर देखा। शहाबुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि किसी गवाह की जरूरत होगी, और शायद एक बयान की भी। आफिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा? हवा में फिर वही बेचैनी भर गई। बाजार अब दूर लगता था। ईद के कपड़े भी भारी, जैसे किसी नए मोड़ की शुरुआत हो रही हो। बाजार की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन आफिया के आसपास समय जैसे थम गया था। उसके हाथ में बच्चों के नए कपड़ों के थैले थे, मगर दिल में एक नई लड़ाई की आहट। एक ऐसा मोड़ जो वह कभी चाहकर भी नहीं टाल सकती थी। कमर ने फोन जेब में रखा और धीरे से आफिया का हाथ थामा। डरिए मत। सच हमेशा डरावना लगता है, मगर वही बचाता है। आफिया थकी आवाज में बोली। कमर बीबी, वो बूढ़ा बहुत गंदा आदमी है। अगर मैंने बयान दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं अकेली हूँ। मेरे बच्चे। उसकी आवाज धीरे धीरे आंसुओं में घुलने लगी। हमजा आगे आया और अपने नन्हे हाथ से माँ का आंसू पोंछा। अम्मी, हम हैं ना, हम डरेंगे नहीं। ये मासूम शब्द किसी योद्धा की ढाल जैसे थे, पर आफिया जानती थी, दुनिया इतनी आसान नहीं। कमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो आफिया, तुम्हारे जैसी कई औरतें उसकी वजह से दर्द झेल रही हैं। अगर आज तुम चुप रहीं, तो कल किसी और माँ, किसी और बेटी के साथ वही होगा। आफिया का बदन हल्का सा कांप गया। उसके सामने उन अनदेखी औरतों के चेहरे तैरने लगे जिन्हें शायद कभी हिम्मत नहीं मिली। उसके दिमाग में बूढ़े की घिनौनी मुस्कान गूंज उठी। कई औरतें मजबूरी में झुक ही जाती हैं। ये जुमला उसके दिल में चुभ गया। क्या वह भी उन कमजोर औरतों की कतार में खड़ी हो जाएगी? क्या उसकी खामोशी किसी और की बदकिस्मती बनेगी? नहीं, वो माँ थी, और माँ डर कर नहीं जीती। लेकिन फिर सोच बदल गई।
अगर उसने बयान दिया तो मोहल्ले वाले उस पर उंगली उठाएंगे, लोग बातें बनाएंगे, बच्चों पर असर पड़ेगा। ये डर हर बहादुरी को पीछे धकेल देता है। कमर ने उसकी उलझन पढ़ ली। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहल्ले की 2 और औरतें भी आई थी शिकायत करने। शायद उनके बयान भी चाहिए होंगे। आफिया ने चौंक कर पूछा, और औरतें भी? हाँ, कमर ने कहा, वो अकेला नहीं है, उसकी चलती बहुत दिनों से आ रही है। अब बस किसी एक की हिम्मत की जरूरत है, और मुझे लगता है वो तुम हो। आफिया ने नीचे देखा। आयशा उसकी उंगलियां पकड़े मासूम मुस्कान से खड़ी थी। अम्मी, घर चलें। वह मुस्कुराई, लेकिन दिल कहीं और था। कमर बोली, अभी फैसला मत करो, बच्चे घर पहुंचा दो, थोड़ा पानी पी लो, दिल शांत करो, फिर सोच लेना। वे धीरे धीरे सड़क के किनारे चलने लगे। बाजार की रोशनियां जलने लगी थीं। हवा में तले हुए समोसों की खुशबू फैल रही थी। लोग अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे, लेकिन आफिया के दिमाग में वही आवाज घूम रही थी। शहाबुद्दीन को सबक नहीं सिखाया तो? अगर पुलिस केस वापस हो गया तो? क्या वो फिर कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाएगा? उसका दिल रो रहा था और सुलग भी रहा था। घर पहुंचकर बच्चों ने अपने कपड़े खोलकर देखने शुरू किए। हमजा खुशी से बोला, अम्मी, ये देखो, कैसा लग रहा है? नूरा झूमते हुए बोली, मेरी फ्रॉक तो बिल्कुल बारबी जैसी है। आयशा नीले कपड़े से चिपककर बोली, मैं इसे अभी पहन लूं। इन बच्चों की मासूम खुशी देखकर आफिया के कंधे ढीले पड़ गए। वो दीवार से टिक गई। थकान जैसे पूरे शरीर से पिघलकर नीचे गिर रही थी। कमर ने पानी आगे बढ़ाया, पियो, तुम्हें हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। घर की खामोशी में दूर से अजान की आवाज गूंज रही थी। आफिया ने पानी का घूंट लिया और धीरे से बोली, कमर बीबी, अगर मैं पुलिस के पास गई तो लोग कहेंगे कि मैं बदनाम हो रही हूं। मेरे बच्चे स्कूल में शर्मिंदा होंगे। कमर ने झुककर उसके हाथ पर हाथ रखा। लोग क्या कहेंगे? ये सोचकर बहुत औरतें बर्बाद हो चुकी हैं। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है, सही क्या है। आफिया का दिल अभी भी भारी था। मैंने कभी पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा, डर लगता है। कमर ने कहा, मैं साथ हूं, मैं बोलूंगी, तुम बस सच कहना। कुछ देर तक दोनों शांत बैठी रहीं। बाहर से बच्चों की हंसी आ रही थी, नई उम्मीदों की आवाज, लेकिन मां के भीतर तूफान था। अचानक दरवाजा खटखटाया। कमर ने दरवाजा खोला। बाहर मोहल्ले की 2 महिलाएं खड़ी थीं, शबीना और राबिया। दोनों के चेहरों पर थकान और घबराहट का मिश्रण था। शबीना धीमे से बोली, हमें कमर ने बताया कि तुम भी उसके पास गई थी। हम पहले भी गए थे, पर हिम्मत नहीं पड़ी। राबिया ने कंपाते हुए कहा, अगर तुम बयान दोगी तो हम भी देंगे। अकेली मत रहना, हम साथ हैं। इस बार आफिया की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें आग भी थी। उसने पहली बार सिर उठाकर गहरी सांस ली। वो जानती थी, सच कहने में दर्द होता है, पर चुप रहने में जिंदगी भर जलना पड़ता है। उसने धीरे से कहा, मैं बयान दूंगी। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया, लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं, एक नए सफर की शुरुआत का था। कमर ने उसकी पीठ थपथपाई, शाबाश, अब हम सब साथ चलेंगे। लेकिन तभी बाहर से किसी के फोन की घंटी बजी। राबिया ने फोन उठाया और सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते होठों से बोली, पुलिस कह रही है, शहाबुद्दीन ने हमें धमकी दी है। वो कह रहा है कि अगर हमने बयान दिया तो वो हमारे घरों तक पहुंचेगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। चारों औरतें दरवाजे की तरफ घूरने लगीं, जैसे डर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। रात का आसमान धुंधले बादलों से भरा था, लेकिन उस छोटे से कमरे के भीतर उससे कहीं भारी साया पसरा हुआ था। हवा में डर था,
पर उसी डर के भीतर चुपचाप पल रही थी एक आग, जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। राबिया के फोन की बात सुनकर सबकी सांसें जैसे रुक गईं। धमकी, वही हथियार जो सदियों से कमजोरों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होता आया था। लेकिन आज कहानी कुछ और लिखने वाली थी। आफिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उन 3 औरतों को देखा। सबके चेहरों पर डर की शिकनें थीं, लेकिन आंखों में छिपी चोट एक जैसी थी। वो धीरे से उठी, खिड़की के पास गई और बाहर फैली अंधेरी गली को देखा। उसे बूढ़े की वो हैवानियत याद आई, वो हाथ, वो नजर, वो धौंस, वो घुटन। यादों के बीच बच्चों की हंसी गूंजी, नीले, गुलाबी और हरे कपड़ों में ईद मनाने की उम्मीदें। उस एक पल में उसने फैसला कर लिया, अगर हम आज पीछे हट गए, उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, तो हर उस औरत की हार होगी जिसे उसने कभी छुआ है, तंग किया है, और जिसकी आंखों में मजबूरी देखकर वो हंसा है। कमर ने गहरी सांस लेकर कहा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। आफिया ने पलटकर उसकी आंखों में देखा, मेरे पास आसान रास्ते पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस बार शबीना भी आगे आई, अगर तुम जाओगी तो हम भी चलेंगे, हम डरेंगे नहीं। राबिया की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने भी हिम्मत जुटाकर कहा, हम सब साथ देंगे। चारों औरतें एक वैसे गठबंधन की शुरुआत कर रही थीं, जिसे कोई धमकी, कोई डर, कोई बूढ़ा शहाबुद्दीन नहीं रोक सकता था। उस रात उन्होंने एक एक कर अपनी कहानियां सुनाई। हर कहानी एक जैसे दर्द से भरी थी। किस्तों के कपड़ों के बहाने छेड़छाड़, अकेले में बुलाना, मजबूरी का फायदा उठाना, औरतों को शर्मिंदा करके चुप कर देना। ये कोई एक औरत की कहानी नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी पर बना हुआ जख्म था। अगली सुबह चारों औरतें बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़कर निकल पड़ी। आकाश में हल्की रोशनी हुई थी, मगर दिलों में रोशनी उससे कहीं ज्यादा थी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही थीं, जैसे डर की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही हों। पुलिस स्टेशन की इमारत पास आई तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन कदम नहीं रुके। अंदर जाते ही सबकी नजरें उन 4 चेहरों पर उठीं, मजबूत, गंभीर और साफ। ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें देख कहा, आप लोग शिकायत के लिए आई हैं? आफिया ने सबसे पहले बोलने की हिम्मत जुटाई। हाँ, हम बयान देने आए हैं। अफसर ने पेन उठाया। क्या हुआ था? इस बार कमर ने आगे बढ़कर कहा, ये अकेली की कहानी नहीं है। हम सब इस बूढ़े की हरकतों से परेशान हैं, और आज हम चुप नहीं रहेंगे। एक एक कर सबने बयान दिया। शब्द कांपते थे लेकिन सच नहीं। आंसू आते थे लेकिन आवाज नहीं टूटती थी। हर बयान के साथ पुलिस वाला धीमे धीमे गंभीर होता गया। अंत में उसने कहा, ऐसे मामलों में अक्सर औरतें आधे रास्ते में डरकर पीछे हट जाती हैं। क्या आप सब केस आगे बढ़ाना चाहती हैं? इस बार किसी ने पहले बोलने में झिझक नहीं दिखाई। तीनों ने एक साथ कहा, हाँ। आफिया ने सबसे आखिर में अपनी आंखें उठाईं। हम डरेंगे नहीं। एक माँ अगर अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है, तो इंसाफ के लिए लड़ क्यों नहीं सकती? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। 2 कांस्टेबल को वहीं से शहाबुद्दीन की दुकान पर भेजा गया। बाजार में हलचल मच गई। सबको पता चल गया था कि बूढ़े के दिन खत्म हो चुके हैं। शहाबुद्दीन ने पुलिस आते ही नाटक किया, किस बात का केस? मैंने तो। लेकिन इस बार कोई अकेली औरत नहीं थी उसके सामने। पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई पिछले किस्से सुना रहा था। औरतें खड़ी थीं, सीधी, सख्त और आज पहली बार बिना काम पे। कांस्टेबल ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, बहुत हो गया, अब कानून बोलेगा। जब उसे दुकान से बाहर लाया गया तो शहाबुद्दीन की आंखों में वही डर तैर रहा था जो वो सालों तक औरतों की आंखों में भरता आया था। उसकी दुनिया ढह रही थी, औरतों की आवाज से। आफिया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन दिल में गर्म लपटें थीं, इंसाफ की लपटें। कमर पास आई और बोली, देखा,
तुमने वो किया जो कई और नहीं कर पाए। आफिया की आंखें भर आईं। मैंने सिर्फ अपने बच्चों का डर याद रखा। मुझे नहीं चाहिए था कि किसी और की बेटी वही झेले। उसका बयान, उसकी हिम्मत, उसकी आवाज अब औरतों की ताकत बन चुकी थी। बाजार में खबर फैलते ही कई औरतों ने भी आगे आकर बयान दिए। पुलिस ने उस पर कई आरोप लगाए। उसका व्यापार, उसका घमंड, उसकी गंदगी, सब ध्वस्त हो गया। कुछ दिनों बाद ईद का चांद निकला। उस रात भी आफिया ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान देखा। हवा में वही खुशबू थी, सीवइयों, हंसी, रंग बिरंगे कपड़ों और उम्मीदों की महक। लेकिन इस बार उसके दिल में एक और चीज थी, गर्व। हमजा नए कपड़े पहनकर बोला, अम्मी, आज ईद पर आप सबसे खूबसूरत लग रही हैं। नूरा ने कहा, क्योंकि अम्मी बहादुर होती हैं। आयशा दौड़कर गले लग गई। आपने हमें बचाया, अम्मी। आफिया मुस्कुराई। नहीं बेटा, आज मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, बहुत सी औरतों को बचाया है। और उस क्षण उसे समझ आया, इंसाफ की लड़ाई कभी छोटी नहीं होती। कभी अकेली आवाज भी तूफान ला सकती है। मजबूर माँ जब खड़ी हो जाती है तो पूरी दुनिया झुकती है। ईद की रात नई रोशनियों से चमक रही थी और उसके भीतर भी पहली बार एक सुकून था। एक कहानी जिसका अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी।